Hello student, today I will discuss new chapter P block element. P block element में हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे. P block एलिमेंट्स एंड ग्रुप 15. ग्रुप 15 के एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3. ओके, इट मीन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. NH2 NP3 लास्ट वाले बैलेंस शेल का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा 2s2 2p3. इसका होगा 3s2 3p3. नेक्स्ट 4s2 4p3 और 5s2 5p3 6s2 6p3. ओके, ये इनका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो हम ये देख रहे हैं कि इन सब में हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज़ करते हैं. इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, क्योंकि इनका p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड. अब वन बाई वन हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियस. On moving down the group, atomic radius increase due to number of shell increase. ठीक है, एटॉमिक रेडियस आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, और नंबर ऑफ शेल, क्योंकि आपके क्या है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है. सेकंड है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड स्टेट से निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो एंथैल्पी क्या होती जाएगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज. इट मीन्स अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एंथैल्पी आपकी कम होती जाएगी, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही इजी हो जाएगा. ठीक. अगर हम थर्ड बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. तो अब डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है. ठीक है. डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है. क्यों, क्योंकि आपका साइज इंक्रीज हो रहा है. ओके, आपका साइज इंक्रीज हो रहा है. तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया, आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस किया एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट. फोर्थ है हमारा बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वाटर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज. बेटा क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी को हम देखें तो क्या होता है कि नाइट्रोजन हमारा जो गैसेस फॉर्म में मिलता है, फिर इसके बाद हमारा जो गैस फॉर्म में केवल नाइट्रोजन है, बाकी सारे हमारे सॉलिड फॉर्म में आते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. नाइट्रोजन हमारा क्या है, N2 की फॉर्म में मिलता है, और फॉस्फोरस आपका P4 की फॉर्म में मिलता है. तो इनका सॉलिड स्टेट का नेचर एट रूम टेम्परेचर बढ़ता चलता है, और जिसकी वजह से
इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, वॉन टू वॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इनकी बढ़ रही है। डाउन द मेटल, अच्छा मेटल कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर दे, लूज कर दे। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, क्या है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ये दोनों ही आपकी क्या है, नॉन मेटल। इसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी, ये बेटा मेटलॉइड्स। ठीक, और बिस्मिथ आपका मेटल हो जाता है। तो अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका क्या हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। नॉन मेटल से मेटलॉइड्स पे आए, मेटलॉइड से हम कहाँ आए, मेटल पे आए, तो ये इंक्रीज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इनकी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ये देखा गया है कि -3 और +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। अब देखिए, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या है कि इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 2s2 और 2p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद इसमें d ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट है, d ऑर्बिटल एब्सेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर क्या है, अपनी उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं ला सकता। ठीक है ना, तो जब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लाएगा तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो इसलिए कर रहा है कि इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है और अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। ठीक है, बहुत सारे इसके ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पर ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। डाउन द ग्रुप जाने पर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। डाउन द ग्रुप अगर हम चलते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपना -3 इलेक्ट्रॉन लेके ये ऑक्टेट को पूरा कर सकता है, पर फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस से लेके बिस्मिथ तक इनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने एक्साइटेड स्टेट को शो करते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट को शो करते हैं तो इजीली ये अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके या कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं देते और केवल नाइट्रोजन आपको -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। अब बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 में क्या है कि इनके जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है ये p वाले इजीली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं, डाउन द ग्रुप, ये आपकी डाउन द ग्रुप, क्योंकि जो आपके लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये इजीली क्या कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, पर जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बिस्मिथ तक आते आते आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिस्मिथ में मोर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसके जो 6s2 और 6s2 वाला ये इनर्ट हो जाता है, मतलब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका जो 6s2 वाला ऑर्बिटल है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते क्या होता है, आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, मोर स्टेबल हो जाती है, मोर स्टेबल। ठीक है, अगर हम बात करें फॉस्फोरस की तो फॉस्फोरस क्या है, +3 भी दे सकता है और +5 भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, d ऑर्बिटल
प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, अपने s वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसके s वाले इलेक्ट्रॉन हैं 3s2 3p3, ये एक्साइटेड होकर कहाँ चले जाते हैं, 3d में चले जाते हैं। तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाता है। और +5 की अगर हम बात करें, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 में अगर हम देखें तो +5 भी आपकी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि आपने ये भी देखा कि इसमें d ऑर्बिटल इजीली प्रेजेंट है और एक्साइटेड स्टेट को ये शो कर लेता है, तो ये +5 देता है, ये भी +5 देता है। पर डाउन द ग्रुप जाते जाते बिस्मिथ तक अगर हम पहुंचेंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है वो 6s2 के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करने देता, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। ठीक, तो ये आपका ऑक्सीडेशन का हो गया। तो आप इजीली बता सकते हैं कि 15th ग्रुप एलिमेंट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल स्टेट है, +5 डिक्रीज होती चली जाती है इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिस्मिथ तक इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा शो होता है और ये स्टेबिलिटी को शो नहीं करता। तो अगर आपके पास अरेंज करने के लिए आता है तो आप कैसे अरेंज करेंगे, +5 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये है आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का। और अगर आपसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑर्डर पूछा जाए तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो हो रही है, क्योंकि आपका यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो 6s2 के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ हैलाइड्स। नेचर ऑफ हैलाइड्स, नेचर ऑफ हैलाइड्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब क्या है कि जो इनके p3 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, NH3, PS3, ASH3, SBH3 और BiH3। तो इस तरीके से इसके ये हैलाइड्स हैं, सॉरी हाइड्राइड। तो ये इजीली इस तरीके के हाइड्राइड बनाते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखिए इसमें सब में लोन पेयर है, कौन से वाले, NH2 वाले, ये सब में लोन पेयर है। अब देखिए मैं आपको इसमें एक एक फॉर्मूला दे देती हूँ, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, थर्मल स्टेबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, अब देखिए, अब जब जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ अगर आपको मान लीजिए इसको बताया जाए कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में लगाइए तो आप इजीली लगा सकते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ अमोनिया, से ज़्यादा PH3, इससे ज़्यादा ASH3, फिर SBH3 और BiH3। ठीक है, इस तरीके से आप बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं। और जितनी आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी वो थर्मल स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ओके, तो डिक्रीज ऑर्डर आप लिखें, थर्मल स्टेबिलिटी
थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम ऑर्डर लगाएं तो बेटा जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, अब साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब लास्ट वाले आप इलेक्ट्रॉन को या H को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो उसका मतलब वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ। ठीक, जब आप स्टेबिलिटी को शो करें, थर्मल स्टेबिलिटी को, तो डाउन द ग्रुप जाते जाते वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो अगर मोर स्टेबिलिटी की बात करें तो अमोनिया, फिर PH3, AS, H3, SB, H3 और BiH3, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट होता है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज या बॉन्ड लेंथ, मतलब आप लास्ट वाले एलिमेंट में से जब H को रिमूव करेंगे तो ये इजीली रिमूव कर सकता है। तो रिड्यूसिंग नेचर आपका डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होने पर क्या हो सकता है, बढ़ जाएगा। डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो गया, रिड्यूसिंग नेचर। ओके, तो इस तरीके की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं इसकी हेल्प से। बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे तो आपके स्टेबिलिटी वाले और बॉन्ड लेंथ के ये कुछ क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसके आयनिक कैरेक्टर की। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर क्या है, जब आप अब डाउन द ग्रुप जाते जाते, जैसे यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकता था शुरू, ठीक, जब +5 कर रहा है तो डाउन द ग्रुप आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कौन देगा, अमोनिया। अगर हम आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो आयनिक कैरेक्टर भी आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो E और H का जो ये बॉन्ड है ये क्या है, पोलैरिटी को शो करता है। अब ये इसका जब साइज जितना इंक्रीज होता चला जाएगा तो ये बॉन्ड उतना ही ज्यादा दूर हो गया, तो इनकी पोलैरिटी कम हो जाएगी। मतलब जब पोलैरिटी कम हो जाएगी तो आयनिक कैरेक्टर भी आपका कम हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख सकते हैं और इसके साइज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ठीक, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप और साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, ये एटॉमिक साइज के। ठीक, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो सेंट्रल एटम से बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होगा, वो डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, कम, ज्यादा हो गई। जब ज्यादा हो गई तो बेटा अट्रैक्शन, जो इनमें जो रिपल्शन हो रहा था वो रिपल्शन कैसा हो गया, बहुत ही वीक हो गया। तो जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लेस रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आप देखिए जैसे एक एग्जांपल है आपके पास, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये सेंट्रल एटम है। जितना सेंट्रल एटम का साइज आपका छोटा होगा तो ये न्यूक्लियस के उतने ही पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जब ये पास होंगे तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज छोटा है जब, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ठीक, जब सेंट्रल एटम का साइज छोटा है तो इनका रिपल्शन ज्यादा है, जब ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। और डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज इंक्रीज करता चला जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रिपल्शन भी इनमें कम हो जाता है। सेंट्रल एटम से रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कम हो जाता है और आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉन्ड एंगल को बता सकते हैं। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने पर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सेंट्रल एटम से रिपल्शन क्या होता चला जाएगा, रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया तो आपका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज थी जो आपको समझना जरूरी था। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट बेटा ये देखो, अगर हम देखें जनरल हमें मालूम है कि जब आपका मॉलिक्यूलर मास मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ता है तो क्या होता है कि वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। मोलर मास बढ़ने पर वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया और आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। और बेटा ये फॉस्फोरस टू बिस्मिथ है, ये अमोनिया इस चीज को फॉलो नहीं करता। अब इसका रीजन क्या है कि अगर हम देखें तो PH3 वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बढ़ रहा है, फिर AsH3, फिर इसके बाद SbH3, फिर BiH3, ठीक। तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, पर ये फॉस्फोरस टू बिस्मिथ कर रहा है। नाइट्रोजन इस लाइन में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो साइज है बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल साइज की वजह से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसका जो आपके पास मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें जो मेन आपका इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है कि अमोनिया हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन एक्सपेक्टेड टू फॉस्फीन। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है और इसमें वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका फॉस्फीन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। अब हम अमोनिया को स्पेस देंगे तो कहाँ देंगे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका सीक्वेंस ये होता है। अब ऐसा क्यों हुआ आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और नाइट्रोजन आपकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है अपने ग्रुप में, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें इसकी बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन अपने स्मॉल साइज की वजह से कुछ अलग प्रॉपर्टीज को शो करता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका बेटा गैस फॉर्म में मिलता है और उसके बीच में 3 ये बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। अगर हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है आपकी ये जो ओवरलैपिंग है, एक्सिस ओवरलैपिंग से बन रहा है, ठीक है, एक्सिस ओवरलैपिंग से बनता है। और पाई बॉन्ड जो होता है आपका साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। जब इनमें आपस में ओवरलैपिंग होती है तो जिसकी अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, पी पाई बॉन्डिंग शो करते हैं, पी पाई बॉन्डिंग शो करते हैं क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। अब देखिए, और अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती। इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग होती है, क्योंकि और इसमें होती है आपकी पी पाई बॉन्डिंग। अभी पी पाई और डी पाई क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे।
हम नाइट्रोजन का ही लेते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन में एक तो सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2s2 2p3। अब 2s2 में अगर आप इसका ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो ये 2p3 है, 1 2 3। सेम दूसरे नाइट्रोजन का भी यही बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें एक तो सिग्मा हो गया और 2 साइड में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें p पाई अपने आप से मतलब इटसेल्फ इनकी ओवरलैपिंग होती है। इनके पास आगे d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाने देते। d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इनका साइज स्मॉल होता है, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज होता है अपने ग्रुप में। तो d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं इसमें तो एक तो सिग्मा बन गया, 2 पाई बॉन्ड बन गए। और जो पाई बॉन्ड होते हैं, अब जैसे जैसे ये सेंटर एटम का साइज बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप, उसमें क्या होगा बेटा कि p में आपका 3d ऑर्बिटल आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो s वाला इलेक्ट्रॉन होगा p में, अगर इसका हम देखें 3s2 3p3 हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 3d में जा सकता है, जिसकी वजह से अब ये किसी के भी साथ, जैसे मान लीजिए p4 फॉर्म में मिलता है, ये n2 फॉर्म में मिलता है, p4 में होगा तो p में इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में d पाई p पाई बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल वैकेंट होता है और ये एक्साइटेड स्टेट में जाकर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जंप करा देते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर d पाई p पाई बॉन्डिंग होती है। ओके, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि जब साइज आपका स्मॉल होगा तो ये ओवरलैपिंग इजीली हो सकती है, ठीक है, उतना ही बॉन्ड पास होगा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता चला जाएगा तो वहाँ पे d ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगा, और d ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से आपकी d पाई p पाई बॉन्डिंग आपके अदर एलिमेंट्स शो करते हैं, वो p पाई p पाई बॉन्डिंग शो नहीं करते, ठीक है। इसी वजह से ये अपनी PCl5 PCl3 इस स्टेट में भी कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। PCl3 में बनाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, PCl3 में ये वाले बॉन्ड शो होंगे, इसलिए ये सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। जैसे PCl5 में देखें तो PCl5 में ये भी सिंगल, सारे बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, बाकी जो नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और इसमें खुद से बॉन्ड बनाता है, इट्स सेल्फ बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। ये अपनी एक्साइटेड स्टेट को शो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और d पाई p पाई बॉन्डिंग शो कर देते हैं, क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी स्टडी आपकी p ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज की हो गई। अब इससे आप कुछ क्वेश्चंस NCERT के